नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम जिस मुद्दे की बात करने वाले हैं, ये मुद्दा जुड़ता है सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले से। आपके सामने दिया भी गया है कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, ये किस संदर्भ में है। तो ये एक खास धारा के संदर्भ में आईपीसी 498 ए, इस धारा के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक खास बड़ा ऐतिहासिक फैसला दिया है। परिवार कल्याण जो समिति है, उसकी जो भूमिका है उसे अनिवार्य बना दिया है और इस मसले, इस धारा के संदर्भ में जो गिरफ्तारी है उस पर भी रोक लगाने के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। बात करें तो भारत में जो वैवाहिक विवाद हैं, जो मैरिटल डिस्प्यूट है, उस मामले में अक्सर जो धारा है आईपीसी की 498 ए, इसका जो दुरुपयोग है वो देखने को मिलता है। जबकि ये जो धारा है ये खास तौर पे महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। इसका उद्देश्य यही है कि महिलाओं को उनके जो हस्बैंड हैं, उनके जो पति हैं, उनका जो ससुराल पक्ष है, उसके द्वारा की गई जो क्रूरता है, जो क्रूरल्टी है, उससे उन महिलाओं को, उन विमेंस को संरक्षण प्रदान किया जाए। लेकिन समय के साथ ये देखने को मिला है अपने देश में कि कई सारे ऐसे मामले सामने आए जिसमें इस हथियार का, इस धारा का दुरुपयोग भी देखने को मिला है। और इसी दुरुपयोग को देखते हुए अब कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है, इसी की चर्चा करने वाले हैं। क्या आखिर फैसला है उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा इससे जुड़े हुए जो भी पिछले जो अब तक देखें जो रिकॉर्ड रहे, इसके मामले जो रहे, उन पर संक्षिप्त रूप से बात करेंगे और विभिन्न जो कोर्ट हैं उनका इस धारा के संदर्भ में क्या कहना है और अब क्या डिसीजन लिए गए, कैसे समितियां बनाने की बात की गई है। जैसे कि कोर्ट ने सीधे कहा है कि परिवार कल्याण समिति की जो भूमिका होगी अब वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगी और गिरफ्तारी के संदर्भ में कोर्ट का क्या कहना है उस पर भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले न्यूज हम देख लेंगे कि आखिर न्यूज क्या है। न्यूज आपके सामने दी गई है और न्यूज यही है कि भारत में जो भी मैरिटल डिस्प्यूट्स हैं उनके संदर्भ में खास तौर पे जो आईपीसी की धारा यहाँ पर 498 ए है, उसका जो दुरुपयोग मिलता है, उसी के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसका अब एक ऐतिहासिक फैसला आया है। अब जो इस धारा का दुरुपयोग महिलाओं के संदर्भ में देखने को मिलता था, जो कि खास तौर पे ये धारा महिलाओं को उनके पति या उनके ससुराल पक्ष से जो भी क्रूरता होती थी उसका संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका बार बार अपने देश में दुरुपयोग होते दिखा है। और इसी पृष्ठभूमि में 22 जुलाई 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने 498 जो ए कह सकते हैं कि ये जो धारा है, इसके तहत जो भी दर्ज जो शिकायतें हैं उन पर सीधे जो गिरफ्तारी होती थी उस गिरफ्तारी पर क्या कर दी है, रोक लगा दी है। और गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए एक संतुलित, एक बैलेंस जो न्याय संगत प्रक्रिया है उसकी स्थापना की भी बात रख दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2022 के जो भी दिशा निर्देश हैं उनको देश भर में लागू करने की बात कही है और इसी कारण से ये जो धारा है ये खास तौर पे अब चर्चा का विषय बन चुकी है। थोड़ा सा देखेंगे जो भी कोर्ट का, जो भी न्यायालय का जो महत्वपूर्ण फैसला आया है उसकी जो महत्वपूर्ण जो बातें हैं, जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो फैसले आए हैं उस पर अगर बात करें तो देखिए फैसले की जो मुख्य बातें हैं इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2022 के जो भी गाइडलाइंस हैं उनको खास तौर पे फॉलो करने की बात कही गई। यहाँ पर पहला जो फैसला है कि 2 महीने की जो कूलिंग पीरियड है, जो कि इस मसले के संदर्भ में कहा गया है कि 2 मंथ्स का जो एक पीरियड है वो सबसे अब महत्वपूर्ण हो जाएगा। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो खास धारा है 498 ए, इसकी जो एफआईआर हो वो दर्ज हो और उसके बाद कम से कम 2 महीने का एक पीरियड दिया जाना चाहिए, जो कि खास तौर पे ये जो 2 महीने तक की किसी भी नामित आरोपी की जो गिरफ्तारी है वो इस पीरियड में नहीं होगी। ये समय खास तौर पे कोर्ट का इस तरह से इसे कहीं ना कहीं देखें डिफाइंड करने का प्रयास किया गया है कि दोनों जो डिस्प्यूटेड पक्ष हैं, दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में एक संवाद, एक कम्युनिकेशन डेवलप किया जाए जिससे उस प्रॉब्लम का जो समाधान है वो निकाला जा सके। तो ये बात कही गई है और केवल वे मामले जो एफडब्ल्यूसी में भेजे जाएंगे जिसमें आईपीसी की धारा 498 ए के साथ अगर कोई और मामला है, जैसे चोट का मामला है या एक तरह से देखें 307 का मामला आ रहा है, तो उस तरह के जो मामला है उनको क्या होगा कि कोर्ट में जाएगा
आएगा उन पर तुरंत कार्रवाई होगी और उसके संदर्भ में जो भी कारावास का प्रावधान है वो लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा फैसला है उसकी अगर बात करें तो परिवार जो कल्याण समिति है उसकी जो भूमिका है अब उसे कोर्ट ने महत्वपूर्ण बना दी है। जो भी ये कूलिंग पीरियड है इसके दौरान जो भी मामला है ये परिवार कल्याण समिति तक क्या किया जाएगा, ये भेजा जाएगा और ये समिति क्या होगी, पूरी तरह से स्वतंत्र होगी। ये क्या होगी, ये जो समिति है ये पूरी तरह से फ्रीडम इसे प्राप्त होगा और उसका जो कार्य है केवल समझौता करवाना ही नहीं होगा बल्कि वास्तविकता में क्या मामला है इसकी जांच करना भी किसका काम होगा, वो परिवार कल्याण समिति का ही काम होगा। तो इस तरह की बातें कही गई हैं। तो ये हमने देख लिया। समिति के संदर्भ में कहा गया कि इसका जो गठन है वो किया जाएगा और सदस्यता के बारे में अगर हम देखें तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कम से कम एक जो समिति है उसका गठन किया जाएगा। उसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो युवा अधिवक्ता होंगे, जो कह सकते हैं कि यूथ जो एडवोकेट्स हैं उनकी मध्यस्थता इसमें होगी। एनएलयू या सरकारी लॉ कॉलेज के जो वरिष्ठ छात्र हैं, सीनियर जो स्टूडेंट्स हैं लॉ के, उनको शामिल किया जाएगा। मान्यता प्राप्त जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनको भी इसमें जगह दी जाएगी। सेवानिवृत्त जो न्यायिक अधिकारी हैं, जो मजिस्ट्रेट हैं, उनको जगह दी जाएगी। वरिष्ठ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर उनकी शिक्षित जो पत्नियां हैं जिनको इस तरह के कार्य अनुभव हो, उन्हें इसमें शामिल किया जाएगा। और समिति का जो कार्य है पूरी तरह से स्वैच्छिक और न्यूनतम मानदेय पर आधारित होगा। इस प्रक्रिया पर सामाजिक जो दृष्टिकोण है उसका भी प्रभाव बना रहे, इस तरह का जो प्रावधान है वो न्यायालय ने किया है। खासतौर पर दिशा निर्देश की अगर हम बात करेंगे तो इस तरह के जो भी गाइडलाइंस दिए गए हैं इनके पीछे जो मूल मोटो है न्यायालय का उसकी बात करें तो इस तरह के जो झूठे आरोप लगाए जाते थे एक दूसरे पक्ष के ऊपर, तो इस कारण से क्या है कि जो लोग दोषी नहीं भी होते थे वो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दोष सिद्ध हो जाते थे और वो उन्हें जेल भेजा जाता था। और इस तरह के जो भी कह सकते हैं कि जो अपराधी नहीं है उनको भी अपराधी घोषित किया जा रहा था। तो इस तरह के जो मामले हैं उनसे बचाने के लिए इस तरह के गाइडलाइंस दिए गए हैं। और जो भी मैरिटल डिस्प्यूट्स हैं उसमें जो उसका जो सोशल कह सकते हैं कि सलूशन हो सकता है वो ढूंढने का प्रयास न्यायालय कर रहा है, ताकि एक तरफ से देखें तो एक तरह से परिवारों में जो इस तरह के वैमनस्य हैं, इस तरह के जो क्रूरटी है, इस तरह के जो मामले हैं उनको कम किया जाए। दूसरी तरफ से जो कोर्ट के ऊपर पड़ने वाला जो न्यायिक बोझ है उसको भी कम करने का प्रयास किया जाए। यही नहीं, पुलिस की जो मनमानी इस तरह के मामलों में देखने को मिलती थी जिससे करप्शन और जो भी पीड़ित पक्ष हैं उनके ऊपर एक अतिरिक्त दबाव देखने को मिलता था, तो यहाँ पर जो एक पक्षपातपूर्ण जो कार्रवाई होने की स्थिति भी कई सारे मामलों में देखने को मिलती थी। तो इस तरह के मामलों पर भी अंकुश लगाना कोर्ट का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अदालतों पर जो मुकदमे का बोझ है वो तो कम करना प्रमुख उद्देश्य है। और इसके अलावा इस तरह के जो मामले हैं इनसे पीड़ित जो लोग हैं जैसे बुजुर्ग, माता पिता, पेरेंट्स या जो परिवार के सदस्य हैं वो इस तरह के मामलों में उलझे ना, उनकी जो सामाजिक स्थिति है, जो देखभाल की स्थिति है, आर्थिक जो स्थिति है, उस कारण से जो उन्हें एक दंश झेलना पड़ता था उससे भी बचाया जा सके, इसी कारण से न्यायालय ने इस तरह के जो फैसले हैं वो लिए हैं। और यहाँ पर खास तौर पे जो पुलिस की भूमिका है वो पहले से उसके पावर को कम किया गया है, क्योंकि इस तरह के जो भी मैरिटल मामले हैं इसमें पुलिस का जो इन्वॉल्वमेंट है वो काफ़ी अधिक होता है। और इस कारण से देखें तो अनावश्यक रूप से जो दबाव है वो पुलिस का अधिक देखने को मिलता था। तो अब क्या है कि जो गिरफ्तारी के मामले हैं उसको कोर्ट ने थोड़ा सा कुछ समय के लिए होल्ड किया है, एक कूलिंग पीरियड निर्धारित कर दी है और उस पीरियड में पुलिस जो है वो गिरफ्तार नहीं कर सकती है। और ख़ास तौर पे समिति की जब तक रिपोर्ट इसमें नहीं आ जाती है, केवल जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं या फिर कोई घाव लगा है, चोट लगा है, उसके जो डॉक्यूमेंटेशन है, गवाहों के जो बयान है, इस तरह के जो प्राइमरी जो जांच है वो पुलिस कर सकती है। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे जो प्रक्रिया होगी वो बढ़ाई जाएगी, इस तरह की बात कोर्ट ने सीधे तौर पे कह दी है। समिति की जो प्रक्रिया है उसमें दोनों पक्ष के व्यक्तिगत रूप से उन्हें बुलाया जाएगा और प्रतिवादी पक्ष और 4 जो वरिष्ठ परिजन होंगे उनकी उपस्थिति में पूरी जो बातचीत है उसे रिकॉर्ड किया जाएगा। समिति 2 महीने में अपना पूरा जो डिटेल में रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगी और तथ्य जो भी होंगे उनको सही तरीके से और जो भी पूरी तरह से सत्य पक्ष होंगे उनको रखने का प्रयास किया जाएगा। जो भी रिपोर्ट है वो मजिस्ट्रेट और पुलिस को भी भेज दी जाएगी और मजिस्ट्रेट जांच अधिकारी इस रिपोर्ट के आधार पर अपनी जो कार्रवाई है, अपने आगे वाले जो भी फैसले हैं उनको देंगे। इस तरह के पूरा जो विशेष प्रावधान है वो अब चलेगा और इसके संदर्भ में विशेष जो प्रशिक्षण है, जो जवाबदेहिता है, जो अकाउंटेबिलिटी है, उसे भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि जो भी समिति है, समिति के जो सदस्य होंगे उनको 1 वीक का पूरी तरह से इस तरह के मामलों के संदर्भ में जो ट्रेनिंग
ट्रेनिंग है, जो प्रशिक्षण है, जो कार्य अनुभव है, वो प्रदान किया जाएगा। और जांच अधिकारी भी विशेष प्रशिक्षित तौर पे होंगे ताकि वे जो भी मामले हैं उन मामलों की जो संवेदनशीलता है, उनकी जो उनका जो प्रभाव है, उसके आधार पर पूरी तरह से निष्पक्ष होकर जांच कर सके। इस कारण से इस तरह की बात कही गई है। और समझौते की स्थिति में खास तौर पे ये भी कहा है कि केस खत्म करने की एक छूट हमेशा दी गई रहेगी। यदि समिति के हस्तक्षेप से पति पत्नी जो भी कह सकते हैं कि दोनों जो पक्ष हैं उनके बीच में समझौता हो जाता है, तो फिर जिला न्यायाधीश या अन्य जो भी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी हैं वो इस मामले को बंद करने का आदेश दे सकते हैं ताकि मामला वहीं पर क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। तो इस तरह की भी बात कही गई है। कुछ ऐतिहासिक अगर हम संदर्भ देखें, जैसे राजेश बनाम उत्तर प्रदेश का जो मामला है 2017 का, वो कुछ इसी तरह का है। जैसे इस केस में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही जो एक समिति है ऐसी व्यवस्था का सुझाव दिया था, लेकिन 2018 में सोशल एक्शन फोरम केस में इसे रद्द कर दिया गया था और ये कहा गया था कि न्यायालय कानून नहीं बना सकता। अब इस नए निर्णय से उस तरह के जो भी निर्देश हैं उनको फिर से प्रभावी कर दिया गया है, लेकिन इसमें अब और अधिक जो क्लैरिफिकेशन है वो देना होगा। तो ये देखने वाली बात है कि आगे क्या स्थिति देखने को मिलती है। न्यायालय का जो एक मानवतावादी दृष्टिकोण है वो अब खुलकर आया है इस तरह के पति पत्नी के मामले जो विवाद वाले हैं उसके संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय का इस पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन है कि अगर कोई भी निर्दोष जो व्यक्ति है वो झूठे मुकदमे के कारण अगर वो उस पर दोष सिद्ध होता है या फिर जेल जाता है, उस पर कार्रवाई होती है, तो उसकी भरपाई किसी तरह से कोर्ट नहीं कर सकता या कोई भी नहीं कर सकता। इसी कारण से जो अदालत है उसको केवल कानूनी जो प्रावधान है उन्हीं पर ही नहीं बल्कि व्यवहारिक, न्यायिक, सामाजिक, नैतिक जो संतुलन है उस पर भी खास तौर पे ध्यान देना होगा ताकि ऐसे किसी निर्दोष व्यक्ति या उससे जुड़े हुए जो भी उस पर आधारित व्यक्ति हैं उनको कोई कष्ट न हो। इस तरह की बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेंगे जो आईपीसी की धारा है जो अब बीएनएस 85 में कन्वर्ट हो चुकी है, या धारा 498A है। अगर उसकी हम बात करें कि ये जो खास धारा है 498 आखिर ये कहती क्या है, किसके लिए बनाई गई है, तो देखिए भारतीय जो दंड संहिता है, जो इंडियन पिनल कह सकते कोड है, इसमें धारा 498 को 1983 में, कब, तो 1983 में, ये 1983 में इसे शामिल किया गया था, ऐड किया गया था, जब पत्नी के खिलाफ जो एक क्रूरता होता है, जो क्रूरल्टी है, और जो दहेज जैसे जुड़े हुए जो मामले हैं उन मामलों के सामने आने के बाद इस धारा को खास तौर पे इसमें ऐड किया गया था। ये कानून विवाहित महिलाएं जो भी हैं, जो मैरिड वीमेंस हैं, उनको घरेलू हिंसा से बचाने के लिए खास तौर पे ये धारा बनाया गया था। और कानून के अनुसार देखें तो अगर कोई महिला है, उस महिला का जो हस्बैंड है, जो पति है, या उसके जो रिश्तेदार हैं, जो ससुराल पक्ष हैं, उसको क्या है कि पत्नी को उत्पीड़ित करने के लिए टारगेट किया जाता है, तो इस संदर्भ में उन्हें 3 वर्ष का जो सजा है उसका प्रावधान किया गया है। और ये संज्ञेय भी होता है, गैर जमानती भी होता है, क्योंकि इसमें जमानत नहीं मिलेगी और पुलिस बिना वारंट के भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है पीड़िता के एफआईआर के बाद। तो इस तरह का जो प्रावधान है वो किया गया है। ये जो कानून है मूल रूप से देखें तो सिर्फ दहेज से जुड़े हुए जो मामले हैं उनसे ही सुरक्षा महिलाओं को नहीं प्रदान करता, बल्कि जो क्रूरता है उससे भी बचाव महिलाओं का करता है कि अगर परिवार, पति या अन्य कोई भी रिश्तेदार जन अगर किसी महिला को प्रताड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं, चोट पहुंचाते हैं, तो इस तरह से उन महिलाओं को ये जो धारा है उनका बचाव करती है। क्रूरता का मतलब आप समझ लीजिए कि क्रुएल्टी का मतलब क्या है कि दहेज के लिए परेशान करना या कोई ऐसा बर्ताव करना महिला के साथ जिसमें महिला को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से कोई चोट पहुंचती हो, कोई क्षति पहुंचती हो, तो इसकी वजह से वो हो सकता है कि आने वाले समय में सुसाइड करने के लिए भी मजबूर हो जाए। तो इस तरह की जो क्रूएल्टी है उसको ध्यान में रखते हुए खास तौर पे ये जो धारा है 498 ये बनाई गई थी। और इसके बारे में हमने देखा ये जो कानून है सिर्फ दहेज से जुड़े हुए मामलों से सुरक्षा प्रदान नहीं करता, बल्कि महिलाओं को ओवरऑल किसी भी देखें तो क्रूरता से जुड़े हुए मामले में भी सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा आप देखें तो जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि धारा 498 जो ए है इसका जो दुरुपयोग हो रहा था, क्योंकि सुरक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन उसके ठीक विपरीत क्या है कि इस धारा का दुरुपयोग बड़े स्तर पे कई सारे मामलों में देखने को मिला था। जैसे महिलाओं के सिर्फ एक बयान पर पतियों और उनके परिवारों को जेल में ठूस दिया जाता था, क्योंकि अधिकार पुलिस को दिया गया था कि बिना कह सकते हैं कि वारंट के भी क्या है कि ये कार्रवाई कर सकती है पुलिस।
और इस संदर्भ में देखें कि जो भी पीड़ित होता था, अगर कोई पति है तो उसका जो पूरा करियर है, जो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, जो सोशल एक रिस्पेक्ट है, वो प्रभावित होता था, वो छिन जाता था। कई लोगों को सालों बाद देखें तो वो बरी होते थे, और फिर क्या है कि जो इंसाफ है उसकी जो कमी है वो यहाँ पर दिखती थी। 498A जो धारा है, इसके तहत दायर अधिकांश जो मामले हैं, ये देखा जाता था कि इस धारा का दुरुपयोग किया जा रहा है, झूठे मामलों में किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है, और सजा की जो दर थी वो बहुत कम थी। तो इस तरह के जो मामले थे वो बार बार देखने को मिले। और यही नहीं, जो NCRB है, देखें जो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसकी 2021 के जो डेटा है, 2021 में जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक देखें तो सुनवाई के बाद लगभग 17% जो मामले थे, 17% जो मामले होते थे, उन मामलों में अभियुक्तों को ही सजा हुई है। हत्या के मामले में सजा की जो दर थी वो केवल 40 to 42% थी। तो इस तरह के जो कह सकते हैं डेटा है जो NCRB के, वो काफ़ी चौंकाने वाले थे। और इस तरह से देखें तो समाज में क्या हो रहा था कि इस तरह के समाज में बढ़ रहा था, इस तरह के 498 का जो दुरुपयोग है वो कई सारे मामलों में देखने को मिल रहा था। जैसे ये जो IPC की धारा 498 है, ये महिलाओं को दहेज, चूंकि उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जो क्रुएल्टी है, जो क्रूरता है, उससे बचाने के लिए बनाई गई थी। लेकिन इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो शादीशुदा महिलाओं को उनके पति या उनके परिवारजन या ससुराल वालों के होने वाले अत्याचार से सुरक्षा प्रदान करना था। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय ये बदला, समय के अनुसार देखें तो इस धारा का दुरुपयोग कई सारे मामलों में देखने को मिला, और इसके लिए दुरुपयोग के पीछे कई सारे कारण थे। जैसे देखें तो जो एक बदले का जो कारण है, बदले की जो भावना है, कुछ जो ऐसी महिलाएं थी, वो अपने पर्सनल जो कह सकते हैं कंटेक्स्ट में, पर्सनल जो उनके विवाद होते थे, उन विवाद या बदले की भावना से झूठे जो मामले हैं वो अपने पति के ऊपर या अपने ससुराल पक्ष के ऊपर या किसी इस तरह के रिश्तेदार के ऊपर दर्ज कराती थी। इससे क्या होता था कि पति या ससुराल को अनुचित कार्रवाई में कहीं ना कहीं एक तरह से उस कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। इस कारण से उन्हें कई सारी जो समस्याएं हैं वो झेलनी पड़ती थी। यही नहीं, इसके पीछे देखें तो कानून का जो एक कड़ा स्वरूप था, क्योंकि 498 जो धारा है इसके तहत गिरफ्तारी और जमानत के जो प्रावधान है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है, काफ़ी कठोर है कि आरोप सिद्ध होने से पहले ही आरोपी को क्या किया जा सकता है, तो आरोपी को अरेस्ट किया जा सकता है। ये अलग बात है कि अभी उसके ऊपर सजा सिद्ध न हुआ हो, जिससे देखें तो इसे एक दबाव बनाने के उपकरण के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता था। ब्लैकमेलिंग के लिए भी कई सारे महिलाओं के मामले में देखने को मिला कि वो अपने पतियों से, अपने ससुराल पक्ष से बड़े स्तर पे एक रकम की भी राशि की मांग की, या इस तरह के दबाव के स्तर पे भी इस तरह के जो घटना है वो देखने को मिले। पर जो भी पारिवारिक जो विवाद थे, फैमिली जो डिस्प्यूट है, वो अब इस कारण से बढ़ने लगे। कई बार जो पारिवारिक झगड़े हैं, छोटे मोटे जो इशूज होते थे, उस इशूज होने के बाद भी क्या है कि इस तरह के जब मामले कोर्ट या FIR होते थे तो उस कारण से जो अपराध का दर है वो बढ़ जाता था, क्योंकि इसमें पारिवारिक जो एक हस्तक्षेप है, एक जो मामला है, जो इशूज है, वो और कह सकते हैं कि ऊपर तक पहुंच जाता। तो इस तरह के जो मामले हैं वो देखने को मिले थे। कारण के पक्ष पे कानूनी जो जानकारी है उसकी जो कमी लोगों के लिए है वो एक बड़ा पक्ष था, क्योंकि कानून का सही जो एक इंफॉर्मेशन है, उसके बारे में जानकारी है, उसका जो उपयोग है वो कैसे किया जाए, इसकी जानकारी न होने के कारण बहुत सारे जो लोग हैं इसका अनुचित लाभ भी उठाते हैं। पैसे या संपत्ति की मांग, जैसे कि ब्लैकमेलिंग की हमने बात की, कुछ मामले ऐसे भी होते थे जहां पर जो महिलाएं हैं वो महिलाएं अपने पति या अपने ससुराल पक्ष या परिवारजनों के मामले के संदर्भ में संपत्ति के लिए भी इस कानून का दुरुपयोग करती थी। दूसरी बात करें तो समाज में जो सबसे बड़ी बात है कि अवेयरनेस का जो अभाव है, क्योंकि समाज में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं को भी आरोप जो लगा रही हैं वो सही है, इससे झूठे जो मामले हैं उनकी संभावना बढ़ गई। क्योंकि समाज का एक परसेप्शन होता है कि महिला अगर बोल रही है तो उसका जो आरोप है वो सही ही होगा, और इस परसेप्शन के कारण बहुत सारे जो मामले हैं वो झूठे ही दर्ज होने लगे, और इस कारण से बहुत तरह की जो समस्याएं वो उत्पन्न हो गई। अगर इसके थोड़ा सोल्यूशन की बात करें कि इसका समाधान क्या हो सकता है, तो जांच प्रक्रिया को और मजबूत बनाया जाए तो इसका समाधान किया जा सकता है कि अगर शिकायत दर्ज की गई है, अगर FIR किया गया है, तो उसके तुरंत बाद गिरफ्तारी के बजाय जो आरोपी है उसके बारे में जानकारी
इकट्ठी की जाए, उसकी जांच की जाए कि आखिर जो शिकायत दर्ज की गई है वो कितनी सही है, या फिर झूठे मामलों पर जो सजा की बात है कि अगर ये साबित हो जाए कि मामला झूठा था तो शिकायतकर्ता को दंडित किया जाना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि जो झूठे मामले भी दर्ज करने की जो बातें महिलाओं के द्वारा यहाँ पर दर्ज की गई थी, तो इस तरह के जो दंड है उस दंड से वो डर कर जब मामला सही होगा तभी उसकी एफआईआर करेंगी। तो इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं। या फिर जो मीडिएटर की बात है, सुलह का जो एक विकल्प है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा इसमें हो सकता है, क्योंकि जो भी पति पत्नी के बीच में जो डिस्प्यूट है या इस तरह के महिलाओं से जुड़े हुए जो क्रूरल्टी के जो मामले हैं उसके संदर्भ में विवाद को सुलझाने के लिए जो एक मीडिएटर्स है, जो बातचीत है, उसको बढ़ावा देना सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो सकता है। तो इस तरह के जो प्रयास है वो किए जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो सामाजिक जागरूकता है, जो सोशल अवेयरनेस है, कानून के सही तरीके से उसका नैतिक उपयोग होना चाहिए। इसके लिए समाज में जो अवेयरनेस है वो फैलाना सबसे जरूरी है। यही नहीं, जरूरी ये भी है कि कानून का जो उद्देश्य है वो न्याय प्रदान करना है, न कि उसका दुरुपयोग करना, उसके दुरुपयोग के द्वारा अपने हितों को साधना। और ऐसे में कानून का जो संतुलित और न्यायपूर्ण जो सुनिश्चित करने की बात है वो उसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही लोगों के ऊपर ये जिम्मेदारी तय होती है। और इस मामले के संदर्भ में देखें तो जो अदालतों की टिप्पणियां आई हैं, जैसे कलकत्ता हाई कोर्ट की बात करें तो वो कहता है कि धारा 498 जो है ये क्या है, इसका जो दुरुपयोग है वो महिलाओं ने कई सारे लीगल जो टेरर है, कानूनी जो आतंक है उसको मचा रखा है। यानी कि अपना जो एक हित है जिसके लिए इन्हें बनाया गया था जो कानून, कि वो इनकी सुरक्षा करेगा, लेकिन उस सुरक्षा करने वाले कानून का ये दुरुपयोग करके लोगों या समाज में एक आतंक, एक भय का भी माहौल बना चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट का ये कहना था इस कानून के बारे में 498A के तहत कि अक्सर इन मामलों में जो पति है, पति के उन सभी रिश्तेदारों को भी अभियुक्त बना दिया जाता है जो इस मामले में कहीं से भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। और इस कारण से जो अनावश्यक रूप से जो लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं है वो भी परेशान होते हैं। यही नहीं, गुजरात हाईकोर्ट का टिप्पणी था कि अभियुक्तों में से एक, जैसे पत्नी की जो 86 साल की जो सास है उसके खिलाफ कार्रवाई उन्हें परेशान करने जैसा है। इस आधार पे कहा जाता था कि जो दोषी नहीं है, मान लिया कि पति पत्नी में डिस्प्यूट है और उसमें जो कह सकते हैं कि जो महिला की सास है उसकी अगर आयु अधिक है और उसे इसमें घसीट लिया जाता है, तो इस तरह के जो बुजुर्ग लोग हैं वो काफ़ी परेशान होते थे। उनके खिलाफ जो भी आरोप है वो सामान्य प्रकृति के हैं। पति के खिलाफ मामला चल ही रहा है, अदालत में सास के खिलाफ केस को खारिज कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद इस तरह के जो भी बुजुर्ग सीनियर सिटीजन थे वो परेशान होते थे। घरेलू हिंसा के विवादों में कानून सामाजिक ताने बाने में एक जो अवरोध है वो उत्पन्न कर देता था। तो जो सोशल इक्वेशन हमारा है, हमारे भारतीय समाज का, वो पूरी तरह से खराब हो रहा था। और इसी के संदर्भ में, इस मामले के संदर्भ में इलाहाबाद प्रयागराज जो है वहाँ के हाई कोर्ट की अगर बात करें तो दहेज से संबंधित जो उत्पीड़न है उसके आरोपों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। इस तरह की बात इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। उसका ये भी कहना है कि अगर इसका दुरुपयोग ऐसे ही अगर मिसयूज होते रहा और ये मिसयूज जारी रहा तो विवाह जैसी जो संस्था है, जो एक विवाह को एक इंस्टीट्यूशनल लेवल पे स्थापित किया गया, ये धीरे धीरे इस पर लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा और विवाह जैसी जो एक संस्था है, एक प्रथा है, वो खत्म हो जाएगी। पिछले कई सालों में अदालतों ने इस तरह के जो भी दुरुपयोग हैं उन दुरुपयोग को रोकने के लिए समय समय पर कई सारे गाइडलाइंस, कई सारे दिशा निर्देश दिए। जैसे साल 2008 में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक जो विवाद है उसमें कोई भी एफआईआर दर्ज करने से पहले जो पुलिस है, जो प्रशासन है, उसको प्राथमिक जांच पड़ताल करने की दिशा निर्देश, गाइडलाइंस दिए थे। तो इस तरह के जो प्रयास हैं अब तक देखें तो विभिन्न स्तरों पे जो न्यायालय हैं उनके द्वारा समय समय पर दिया गया है। अब देखने वाली बात है कि अब जो कोर्ट है, कोर्ट ने जो खास दिशा निर्देश दिए हैं 498A के मामले में, तो अब देखने वाली बात है कि ये जो 498A जो खास एक धारा बनाई गई थी जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए था, खासतौर पे उनके पति, उनके ससुराल पक्ष या उनके साथ जो भी बर्बरता, जो क्रूरता होती थी उससे बचाने के लिए, जिसका दुरुपयोग समय समय पर देखने को मिल रहा था। तो क्या अब जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया है कि इस तरह के जो भी IPC 498A है इसका
जो दुरुपयोग है इस पर क्या किया जाए, रोक लगाया जाए। इसके लिए जो पारिवारिक कल्याण समिति है उसकी जो भूमिका है उसे महत्वपूर्ण बनाया है, जो कूलिंग पीरियड दिया है और जो एक गिरफ्तारी पर रोक लगाने की बात कही गई है। इस तरह के जो भी इनिशिएटिव लिए गए, आखिर इसका क्या परिणाम देखने को मिलता है ये आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तो अब ये देखने वाली बात है। तो इस तरह पूरे मुद्दे की हमने चर्चा की। इसी मुद्दे पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए या फिर बीएनएस 85 किससे संबंधित है? चोरी से, महिला के प्रति वैवाहिक क्रूरता से, या फिर झूठे दस्तावेज बनाने से, या फिर बाल श्रम से। तो विकल्पों के आधार पर आप अपने सही उत्तर का जो चुनाव है वो कर सकते हैं, वो हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज हमने बात कर ली इस 498 ए धारा और इससे जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने डिटेल से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।